नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि वर्तमान में चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के साथ हाजिर हुए। आज का प्रश्न पत्र का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में से आपकी परीक्षा में लगभग 50% क्वेश्चन सेम आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र शेखावत इमेशन स्वाद द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें से लगभग आधे से ज़्यादा शिक्षक बोर्ड का प्रश्न पत्र बनाते हैं। तो लगभग आपके 50% क्वेश्चन सेम शेखावत इमेशन इस वाले प्रश्न पत्र में से छपेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके साथ ही संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल भी आज की इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा 2024 शेखावत इमेशन 100 विषय हिंदी कक्षा 10 पूर्णांक 25 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट स्वाद 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद है कि परीक्षार्थियों के कुछ सामान्य निर्देश दिए गए निर्देशों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके खंड है। खंड में पहला सवाल है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये सभी आपके वस्तुनिष्ठ सवाल हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। पहला सवाल है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। पंडिताइन शब्द में आपको प्रयुक्त जो प्रत्यय हुआ है उसको बताना है। इन, आइन, आनी या नी। तो पंडिताइन शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो आइन प्रत्यय, जिसमें आपके ऑप्शन ख राइट होगा। अगला है कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सुधन आगत, स्वधन आगत, सधन वागत या सुधन गत। तो स्वागत शब्द है उसमें संधि विच्छेद है सुधन आगत, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। तो आपको सुधन आगत राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं भ्रमर गीत की भाषा है। जो भ्रमर गीत कविता उसकी भाषा क्या है, अवधी, संस्कृति, उर्दू या ब्रज। तो भ्रमर गीत है उसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि फाल्गुन मास में कौन सी ऋतु का आगमन होता है, वसंत ऋतु का, वर्षा ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का या शरद ऋतु का। तो फाल्गुन मास में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा, क्योंकि जो वसंत ऋतु है उसका आगमन माघ के माह में हो जाता है, लेकिन फाल्गुन माह में जो ग्रीष्म ऋतु है उसका आगमन होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी। आपको 4 रचना दी गई, उसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में आपके आंसू है, दूसरे में गीतिका, तीसरे में परिमल और चौथे में नए पत्ते हैं। तो इसमें जो गीतिका है और जो परिमल है और जो नए पत्ते हैं, ये तीनों ही रचनाएं हैं। तीनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। पीछे एक रचनाएं बची हैं जो कि आंसू रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा, जिसमें है आंसू। आपको ऑप्शन अ राइट करना है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वालों को किसके समान अपना शत्रु माना है, रावण के, कंस के, सहस्त्र बाहु के या यम के समान। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन स राइट होगा, जिसमें सहस्त्र बाहु के समान। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, हालदार साहब किस सोच का आदमी है, सकारात्मक सोच का, नकारात्मक सोच का, विकारात्मक सोच का या पुरातनवादी सोच का। तो हालदार साहब है वो एक सकारात्मक सोच के आदमी है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल है, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। बानपुरा मध्य प्रदेश, हरिपुरा मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। तो मन्नू भंडारी उसका जन्म था वो भानुपुरा मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, यशपाल का जेल में किससे प्रेस हुआ था, महात्मा गांधी से, नेहरू जी से, भगत सिंह एवं सुखदेव से या इंदिरा गांधी से। तो यशपाल का जो जेल में प्रेस हुआ था वो भगत सिंह एवं सुखदेव से हुआ था, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि मानव संस्कृति है। मानव संस्कृति क्या है, विभाज्य है, अविभाज्य है, विनाशकारी है, प्रलयकारी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मानव संस्कृति कैसी है, विभाज्य है, अविभाज्य है, विनाशकारी है या प्रलयकारी है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन राइट है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, शिव पूजन साय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे, शंकरनाथ, भोलानाथ, रामदास या कमलनाथ। तो शिव पूजन साय को उसके पिताजी थे वो भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि गंगटोक या गंतोक का क्या अर्थ है, जलाशय, सोटी, पहाड़ या पठार। तो गंतोक शब्द का अर्थ होगा वो पहाड़ होगा, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट हैं। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी। आपको कुल 100 रिक्त स्थान दी गई, सभी 1-1 नंबर की रिक्त स्थान होने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण किस संज्ञा के हैं, यानी आपको रिक्त स्थान में संज्ञा का नाम बताना है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, यानी पर्वत एक जाति है, नदी एक जाति है, नगर जाति है, पक्षी एक जाति है, फूल भी जाति है, इसके अंदर उपजातियां भी होगी। तो ये इसमें जाति होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके बाद अगला है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर
उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं वो आरंभ से उपसर्ग कहलाते हैं, यानी कि आपको इसमें उपसर्ग राइट होगा। इसके बाद तीसरी रेखांश देख सकते हैं, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास होता है? तो वह द्विगु समास होता है, वहाँ यहाँ पर आपको द्विगु लिखना होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं, यहाँ पर आपके सर्वनाम आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? तो 2 भेद माने जाते हैं, यहाँ पर आपके 2 आएगा। इसके बाद आए हैं कि के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। ये प्रेम किस प्रकार का है? ये आपका पूरा गद्यांश। इसको पढ़कर आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए उसके आंसर देने। यहाँ पर आप पहला सवाल है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। गद्यांश का शीर्षक क्या है? देश प्रेम, पशु प्रेम, भक्ति प्रेम या वन प्रेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले शब्द में यहाँ पर बताए गए हैं देश प्रेम, तो इस गद्यांश का उसी शीर्षक है वो देश प्रेम होगा, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट है। इसके बाद अगला है कि देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है? तो देश प्रेम का यदि आप करेंगे तो देश के लिए प्रेम या देश से प्रेम, तो इसमें आपके तत्पुरुष समास होगा, जिसमें आपके ऑप्शन ख राइट होगा। अगला है कि देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है? उस कोटि का, वैराग्य कोटि का, निम्न कोटि का, शास्त्रगत कोटि का। तो यहाँ पर आप एक लाइन देख सकते हैं कि यह शास्त्रीय प्रेम है, ये आपकी लाइन है इसमें है कि यह शास्त्रीय प्रेम है। तो इसमें आपके जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपके ऑप्शन ग राइट होगा, जिसमें है कि शास्त्रगत कोटि का प्रेम है, जिसमें आपके ऑप्शन ग राइट होगा। अगला है कि देश प्रेम वास्तव में किस भाव का माना जाता है? अंतःकरण का भाव, बहिर्भाव, अनुचित भाव या बाह्य भाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है, तो यहाँ पर अंतःकरण का भाव होगा, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन अ राइट करना होगा। अगला है कि सानिध्य में क्या उत्पन्न होता है? ईर्ष्या, क्रोध, लालच या लोभ या राग। तो यहाँ पर इसकी आप लाइन देखेंगे तो इसका भी आप आंसर मिल जाएगा कि जिसके सानिध्य का अभ्यास हो जाता है उसके प्रति लोभ या राग हो सकता है। तो इसमें आपके ऑप्शन ग राइट होगा, जिसमें लोभ और राग राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि अपठित काव्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपके अपठित काव्यांश है, इसको पढ़कर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहले आप काव्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? सुबह, दोपहर, संध्या या रात्रि। जब यहाँ पर देखेंगे तो दिवसावसान का समय है, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर संध्या का वर्णन है, तो इसमें आपके ऑप्शन ग राइट होगा, जिसमें है कि संध्या का वर्णन है, यहाँ पर आपको संध्या राइट होगा। अगला है कि संध्या सुंदरी किसके समान प्रतीत हो रही है? तो यहाँ पर आपने सबसे ऊपर देखा था परिसी लगती है, यानी कि आपके ऑप्शन ख राइट होगा। अगला है कि हंसता है केवल तारा एक, तारा कहाँ हंसता है? यहाँ पर ये आपकी लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंसता है तो केवल तारा एक गोथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। तो यहाँ पर आपके बालों में राइट ऑप्शन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि साड़ी पर, बालों पर, हाथों पर या माथे पर। तो इसमें बालों पर होगा, जिसमें आपके ऑप्शन ख है। अगला है कि दिवसावसान का समय पंक्ति के संदर्भ में अवसान का अर्थ क्या है? प्रारंभ होना, नष्ट होना, शाम होना या समाप्त होना। तो अवसान का अर्थ है वो समाप्त होना ही है। दिवस अवसान यानी कि दिवस का समाप्त होना, यानी कि दिवस का समाप्त होना वह काल शाम का काल होता है, संध्या का काल होता है। लेकिन यहाँ पर जो अवसान का अर्थ है वो समाप्त होने का अर्थ में ही यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ग राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का काव्यांश का आपको शीर्षक बताना है। संध्या सुंदरी, अस्तासन, कामिल या दिवसावसान। तो या इसका गद्यांश का शीर्षक वो संध्या सुंदरी होगा, क्योंकि इसकी यह कविता संध्या सुंदरी से ली गई है, जिसमें आपके ऑप्शन का राइट होगा। अगला है कि संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? अस्तासंसल से, मेघमय आसमान से, पर्वत घाटियों से, गगन मंडल से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुथा हुआ उन घुघराले बालकों से, हृदय रानी की। इसमें इस ऑप्शन में तो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर आपको इसका आंसर भी कहीं न कहीं नजर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेघमय आसमान से उतर रही है, यानी कि इसमें आपके आसमान आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेघमय आसमान जो आपके ऑप्शन ख में है ये आपके राइट होगा। इसके बाद खंड ब है। खंड ब में है कि निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में देने होंगे। ये आपके पाठ्य पुस्तक में सवाल है, इसके जब आंसर बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और फिर आपकी परीक्षाएं चल रही है तो फिर आपका बेमतलब टाइम खराब नहीं करना होगा। इसका आंसर आपको पाठ्य पुस्तक में से आराम से मिल जाएगा, तो इसके आप आंसर कर सकते हैं। जो आपको आंसर नहीं मिलने वाले सवाल थे उसके आंसर मैंने बता दिए, इसके आंसर आप आराम से प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर सभी सवाल आप देख लीजिए, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश आए हुए हैं, तो इसको भी आप आराम से करके आंसर ढूंढ सकते हैं। इसके में अथवा में भी आपके गद्यांश से दोनों में से कोई एक गद्यांश आपको करना होगा। इसी तरह 13वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपके
ये भी आपके पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पंक्तियास को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में से ही आया हुआ है। इसमें भी अथवा वाला दोनों में से आपको एक करना होगा। फिर है कि 14 क्वेश्चन, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती है, अथवा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व या उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके परीक्षा में आने की 100% संभावना है, तो इसको आप याद कीजिए। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल आप देख सकते हैं। 16 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुआयामी कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना होगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी या मनु भंडारी, जो दोनों का ये इंपॉर्टेंट, दोनों में से आपके एक परीक्षा में आने की 100% संभावना, आप दोनों को याद कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। फिर 18वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखने होंगे। विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है कि राजस्थान में गहराता जल संकट, ये इतना खास नहीं है। साइबर अपराध के बढ़ते कदम, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। इन दोनों को आप याद कर सकते हैं। 19वां सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको स्वयं को अशोक मानते हुए अपने प्रिय मित्र को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देने हेतु पत्र लिखना है, अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर का छात्र मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करने के लिए प्रदान पत्र लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद जो लास्ट सवाल है 20वां सवाल, इसको भी आप कर सकते हैं। ये दोनों में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य विभाग की अथवा वाला है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधी विज्ञापन 50 शब्दों में आपको तैयार करना है। तो ये आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, इसको याद कीजिए। यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए संपूर्ण प्रश्न पत्र की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वहाँ पर इसकी आपको संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी, और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।